हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मैं लेके आया हूं फिजिक्स के लेक्चर्स ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। तो नीट के एग्जाम के अगला चैप्टर जिसका कंसेप्ट हम समझेंगे वो है मोशन इन ए प्लेन, राइट। इस चैप्टर से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। इसमें वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल मोशन से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। हम उसको देखेंगे इस पूरे वीडियो में, उसके कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। अगर इससे पहले आपने वन शॉट वीडियो मोशन इन ए प्लेन का नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है मोशन इन ए प्लेन। फिर पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, लाइक पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर। वेक्टर्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, राइट। उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं। ओके, फिर रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल मोशन देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार फॉर आवर फर्स्ट टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमारा आता है मोशन इन ए प्लेन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 2D मोशन के बारे में। वन डायमेंशनल मोशन हमने पढ़ चुका है। क्या पढ़ा था हमने? रेक्टिलिनियर मोशन। कि इफ एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, उसे हम कहेंगे क्या? रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे 1D मोशन भी कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन क्या है? मोशन इन अ प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन इज व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स xy, yz or zx are required to define the motion or define the position of that particular object out of the xyz coordinates, तो उसे हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। फाइन, एक सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूं कि क्या कैसे हम बोल सकते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन देख लो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर पार्टिकल का मोशन किसी प्लेन में हो, जैसे कि हम एक्सिस जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस हो गए, ये जेड एक्सिस हो गए। तो अगर पार्टिकल का मोशन इस प्लेन में है, ठीक है, ये वाले प्लेन में, या फिर ये वाले प्लेन में, या फिर ये वाले प्लेन में, है ना, तो उस पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे इसके पोजीशन को कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ऑब्वियसली कुछ एक पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई। जेड एक्स प्लेन में है तो कुछ एक पॉइंट होगा एक्स कॉमा जेड, ठीक है। इस प्लेन में है तो वाई कॉमा जेड या फिर जेड कॉमा वाई, कुछ भी एक हो सकता है। तो जब भी पार्टिकल के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट लगने लगे, दो कोऑर्डिनेट लगने लगे, इसका मतलब क्या हो गया? वो बॉडी टू डायमेंशनल मोशन में है। अगर तीन कोऑर्डिनेट लगते तो थ्री डायमेंशनल मोशन में होगा। ओके, सो तीन कोऑर्डिनेट वाला भी हम आगे आगे फिजिक्स में पढ़ते जाएंगे। तो पहले ये कंप्लीट करते हैं कि 2D डायमेंशनल क्या होती है, अब टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है। ओके, तो एग्जांपल हमें क्या पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन आर these are two examples of motion in a plane। इस चैप्टर में हम दोनों ही कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट। समझ में आ गया है ना क्या होती है टू डायमेंशनल मोशन? ओके, मूविंग ऑन। पोजीशन वेक्टर के बारे में जानते हैं। ये पोजीशन वेक्टर क्या है? नाम से ही पता चला है, कोई भी वेक्टर जो किसी एक पार्टिकल का पोजीशन बता रहा हो, है ना। फ्रॉम ओरिजिन से उसका किस पॉइंट पे अभी वो पोजीशन बता रहा हूं, उसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, राइट। फॉर एन एग्जांपल, अगर सपोज कोई एक पार्टिकल है P जो कि ओरिजिन से स्टार्ट किया, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और ये मूव किया और अभी वो कुछ इस पॉइंट पे है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होती है? इसे हम कहते हैं आर वेक्टर। ओके, ये क्या बताती है कि एक्स वाई प्लेन में ये पार्टिकल कहां पे है। तो इसे हम लिखते हैं कुछ इस तरह, राइट। सपोज ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, है ना। एक्स वाई प्लेन में कोई भी एक अगर पॉइंट लेंगे तो वो कुछ एक्स की वैल्यू
कॉमा वाई की वैल्यू एक्स कॉमा वाई ऐसी आती है। तो आर वेक्टर जो पोजीशन होती है वो क्या होती है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अभी आप बोलोगे सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ये आपने कैसे लिख दिया? तो पोजीशन क्या है, डिस्टेंस हम निकालते हैं। यहां पे जस्ट ओरिजिन पे क्या पॉइंट होगी 0,0, ठीक है। तो क्या करेंगे x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 आई कैप। तो 0 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए x आई कैप प्लस y जे कैप। तो जब आप हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ेंगे तब उसमें आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली हम कैसे लिख रहे हैं। ओके, तो ये कुछ एंगल बनाया है थीटा, थीटा विद द एक्स एक्सिस। अच्छा, ये थीटा क्या बता रहा है? ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है थीटा, ये बता रही कि चूंकि ये एक वेक्टर है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो कितना डायरेक्शन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? एंगल से पता करेंगे, है ना, कि कितना एंगल वो टिल्टेड है तभी उसका डायरेक्शन पता चलेगा हमें। तो ये थीटा जो है ये है एक्चुअली इसका डायरेक्शन बता रहा है। अभी थीटा कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सब चेक करते। तो पहले तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो होती है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल, पोजीशन वेक्टर का ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ओके, अभी मूविंग ऑन टू द एंगल, राइट, और द डायरेक्शन। तो थीटा होती है डायरेक्शन, ठीक है। अभी tan थीटा हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे सर tan थीटा? तो यहां पे एक ट्रायंगल मान लो ना, मान लिया एक ट्रायंगल, है ना, ये कुछ एक पॉइंट होगा, लेकिन जो भी होगा x होगा, ये क्या होगी y होगी, ठीक है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x। तो थीटा क्या हो जाएगी tan इनवर्स y बाय x। तो अभी हमें मैग्नीट्यूड भी मिल गया, वेक्टर कैसा दिखता है वो भी मिल गया, और इसका डायरेक्शन भी मिल गया थीटा, दैट इज tan इनवर्स y बाय x। बहुत इजी था, पोजीशन वेक्टर क्या होता है पता चल गया, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर की काम हर जगह पे आपको मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, तो अगला है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होती है? तो जैसे पोजीशन वेक्टर है, अगर वो पार्टिकल फर्दर कोई एक पोजीशन चेंज करती है तो उन दोनों पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट जो बताती है वो वेक्टर होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपली, तो सपोज एक पार्टिकल पहले थी पॉइंट ए पे, ठीक है, जहां पे इसकी कोऑर्डिनेट्स थे x1 एंड y1, ठीक है। अभी ये पार्टिकल मूव करके चली गई बी पे, अभी क्या है इसका पोजीशन x2 y2, ओके, ठीक है। अभी हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिखते हैं डेल्टा आर से, डेल्टा आर वेक्टर। तो ये हो जाएगी जो ये वाली लेंथ है, सॉरी ये वाली जो वेक्टर है इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, नाउ ए को बताने के लिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सपोज r1, ठीक है, वैसे बी के लिए इसका r2, ठीक है। अभी हमें निकालना है डेल्टा आर। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि पोजीशन वेक्टर इन 3D कैसे लिखेंगे। तो इन 3D में एक और कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये हो जाएगा इन 3D, 3 डायमेंशनल मोशन में पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल। ओके, तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं पहले कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो r1 क्या होगी, r1 यानी कि जब पॉइंट ए पे थी तब क्या होती है इसकी पोजीशन, r1 इक्वल्स टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ठीक है। r2 वेक्टर क्या होगी, r2 वेक्टर होगी x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ठीक है। अभी हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है डेल्टा आर वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक मूव की ये पोजीशन वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो अभी तो हमें लाइक डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यस और नो।
मिलेगा ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो ही तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ओके, तो चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 माइनस R1 वेक्टर अगर करता हूं, लिख देखते हैं कैसे होगा। तो R2 क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। सिंपली मैंने बस R1 R2 के वैल्यूज पुट किए। ओके, अभी आप सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अभी ये x2 माइनस x1 क्या है, ये है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स, वही है ना। x2 यहाँ पे क्या x की वैल्यू थी, यहाँ पे x की वैल्यू थी, दोनों का सब। तो इसे हमें स्मॉल चेंज यानी कि डेल्टा x लिख देता हूं, राइट, डेल्टा x i कैप। डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1, वैसे ही y2 माइनस y1 को डेल्टा y लिख देता हूं, ओके, j कैप, दैट इज, तो हमें मिल गया क्या, डेल्टा r वेक्टर, वो क्या है, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, आपको समझ में आ गया। अभी ये जो है डेल्टा x i कैप डेल्टा y j कैप, ये दो कॉम्पोनेंट्स है किसके, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। तो अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ करता हूं, सपोज दिस इज अनदर एक्स वाई प्लेन, ठीक है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर ये है a कॉमा बी, सॉरी ए भी, तो ठीक है, ये है डेल्टा आर, ये हो जाएगा क्या, डेल्टा एक्स, एंड दिस विल बी डेल्टा वाई, और ये जो एंगल है ये बताएगा इसका डायरेक्शन। तो यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं। पहले तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि कैसे मैग्नीट्यूड निकलेगी डेल्टा आर वेक्टर की। सिंपल, मैग्नीट्यूड रूट अंडर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर। डेल्टा x क्या होती है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, ये तो निकल गया मैग्नीट्यूड। तो अभी एंगल यानी कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालेंगे थीटा, tan इनवर्स क्या होती है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। सिंपली हमें मिल गया क्या, डायरेक्शन यानी कि एंगल थीटा, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर। ओके, तो ये हमने कंप्लीट किया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या है कि कोई भी वेक्टर जो पार्टिकल का वेलोसिटी को डिफाइन कर रही है उसे हम कहते हैं क्या, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी में हमने दो टाइप के वेलोसिटीज देखे थे, एक है एवरेज वेलोसिटी, एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी जो हम कवर करेंगे, अभी जो पढ़ेंगे वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या, कैसे लिखते हैं उसको, वी ए वी इक्वल्स टू डेल्टा आर, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, एंड डेल्टा टी दैट इज द टाइम, चेंज इन टाइम। ओके, तो वी कैन राइट इट एज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, सिंपली। ओके, डेल्टा आर को कैसे लिखते हैं, डेल्टा आर को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। अभी अभी हमने पढ़ा है क्या होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो वो हमें मिलेगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप।
मिल गया। ओके, नाउ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या है? ये भी वेलोसिटी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेलोसिटी, तो इसे मैं लिखता हूं डेल्टा वी एक्स। ये कौन सी वेलोसिटी है? ये एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप, ठीक है। ये क्या हो गई? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इसको विजुअलाइज करते हैं कि अगर एवरेज वेलोसिटी, सपोज ये एक एक्स वाई प्लेन है, कोई एक पार्टिकल मूव कर रही है विथ सर्टेन वेलोसिटी एंड दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, ओके, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, ओके। नाउ इसके जो x कंपोनेंट y कंपोनेंट क्या होंगे? दिस इज डेल्टा वी एक्स एंड दिस इज डेल्टा वी वाई एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, दैट मींस इट्स डायरेक्शन इज थीटा। ओके, अभी हमें इसकी मैग्नीट्यूड पता करनी। विजुअलाइज हो गया कौन सा x कंपोनेंट, कौन सा y कंपोनेंट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं इसकी मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन को निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए वी कैन राइट वी ए वी मॉड्यूलस, मॉड्यूलस जब भी लगा दो यानी कि उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वी वाई का स्क्वायर, ये हो गया क्या? मैग्नीट्यूड, ओके। एंगल आप खुद ही निकाल लोगे, कैसे निकालते हैं? राइट, tan थीटा कैसे लिखेंगे? tan थीटा डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा वी एक्स, सो वी कैन राइट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा वी एक्स। ओके, बहुत ही आसान था। इसका हमें डायरेक्शन भी मिल गया, मैग्नीट्यूड भी मिल गया, वेक्टर तो पता कर ही लिया। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की। अभी आगे बढ़ते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को देखते हैं। हाँ, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि एट अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की और एनी पार्टिकल, ठीक है। तो इसलिए हम क्या किए? लिमिट लगाए, दैट इज डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब क्या है? इतना ही छोटा टाइम इंटरवल है जिसमें डेल्टा टी जो चेंज इन टाइम है वो भी जीरो की तरफ टेंड हो रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो वी कैन राइट इट एज v इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी को मैं बहुत ही कम टाइम के लिए ले लूं तो वो हमें क्या देगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू डी आर डी टी। ओके, तो अभी लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं? v इक्वल्स टू डी आर डी टी। फिर से आर वेक्टर को लिखो, कैसे लिख सकते हैं आर वेक्टर? दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप डी टी डी टी, यानी कि डी एक्स डी टी आई कैप प्लस डी वाई डी टी जे कैप। तो हमें जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर मिली वो क्या है? डी एक्स डी टी एक्स एंड वाई बोथ आर एक्चुअली पोजीशन ही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, लाइक एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो इससे भी हम वेलोसिटी ही लिख सकते हैं, है ना। डी एक्स डी टी वो क्या है? एक वेलोसिटी है, लेकिन एक्स कंपोनेंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो वी कैन राइट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर लाइक दिस। फिर से विजुअलाइज करने के लिए बनाते हैं एक प्लेन, एक्स वाई प्लेन, इसमें मूव कर रही है विथ सम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी क्या है? दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द वाई, सॉरी दिस इज द एक्स कंपोनेंट, दिस इज द वाई कंपोनेंट, दिस इज वी एक्स, दिस इज वी वाई। वी कैन सिंपली कैसे निकाल देंगे? मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर।
ठीक है, डायरेक्शन थीटा tan इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स, बहुत सिंपल था, है ना। अच्छा, अभी 3D में अगर होता तो कैसे करते, तो बहुत आसानी से कर सकते थे, जैसे dx dt आई कैप प्लस dy dt जे कैप, वैसे ही एक और टर्म जोड़ना पड़ता है, क्या, क्योंकि 3D है तो एक और कोऑर्डिनेट ऐड होगा, दैट इज dz dt के कैप। ओके, फिर से वैसे ही हम इसकी वेक्टर को भी निकाल सकते थे, देन मैग्नीट्यूड देन एंगल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, एक्सेलरेशन में भी हम दो टाइप के एक्सेलरेशन पढ़े थे, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो पहले एवरेज एक्सेलरेशन को देखते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, ए वी इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ओके, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अभी डेल्टा वी वेक्टर क्या है ना, वो पहले लिखते हैं, डेल्टा वी वेक्टर यानी कि एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, उस वेक्टर को, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को, तो उसे लिखते हैं डेल्टा वी एक्स और नीचे एक डेल्टा टी है, ऐसे ही तो हम लिखते हैं डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, लिख दिया। वी एक्स बाई डेल्टा टी, ये क्या होगी, ये भी तो एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्स कंपोनेंट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, तो हम लिखेंगे ए एवरेज एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ए एवरेज वाई कंपोनेंट जे कैप, एंड दिस इज एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। फाइन, अब विजुअलाइज करते हैं कि सपोज दिस इज द एक्स वाई प्लेन। ओके, एक्सेलरेशन वेक्टर, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर, अभी इसकी दीज आर दी टू कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर, ये क्या है एक्स कंपोनेंट, ये क्या है वाई कंपोनेंट, डायरेक्शन क्या है थीटा डायरेक्शन। तो अभी मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी निकालेंगे। देखते हैं मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, ए वी मॉड इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर, यानी कि ए वी एक्स होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर। फाइन, डायरेक्शन थीटा सिंपल, जैसे सब कुछ करते आ रहे, tan इनवर्स ए वी वाई पी बाई बी, ए वी एक्स। ओके, डायरेक्शन मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, वेक्टर क्या होती है पता चल गया, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर। अगला हम देखेंगे इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर। इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर को अगर डेल्टा टी बहुत छोटा ले लिया जाए, दैट मींस डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे कैसे, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जो कि हम लिख सकते हैं डीवी dt। तो एक्सेलरेशन को हम सिंपली लिख सकते हैं dv dt। ओके, v वेक्टर क्या होती है, v वेक्टर होती है vx i कैप प्लस vy j कैप। तो वैसे ही लिखते हैं vx vy राइट j कैप एंड दिस इज i कैप। ओके, तो इस तरह से हमें एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। अभी ये vx dvx dt ये क्या है, ये भी तो एक्सेलरेशन है, किसका, x कंपोनेंट ऑफ इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। तो वी कैन राइट इट एज ax i कैप प्लस ay j कैप, जहां पे ax एंड ay क्या है, लिख देता हूं मैं, ax है dvx dt एंड ay है dvy dt, यही तो है।
ओके तो हमें मिल गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर। अगर फिर से हम एक्स वाई प्लेन में इसको देखते हैं तो क्या आएगी, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये इसकी एक्स और वाई कंपोनेंट है, ठीक है, एंड इट इज मूविंग, और ये जो डायरेक्शन है इसकी वो क्या है, थीटा है। तो एंगल भी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे फिर से, तो मैग्नीट्यूड सिंपली आप लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्शन दैट इज थीटा, tan इनवर्स, देख लो ग्राफ से, अगर नहीं समझ में आया तो ए वाई बाई ए एक्स। तो हर बार ए वाई बाई ए एक्स, वाई बाई एक्स ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि tan थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर के टर्म में मेरा है ए वाई और बेस में है ए एक्स, है ना, तो वही लिख देंगे सिंपली। ओके तो मिल गया हमें क्या, मैग्नीट्यूड, हमें मिल गया डायरेक्शन, हमें मिल गया वेक्टर। ओके तो यही था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होती है प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल उसे कहते हैं, सपोज आपने किसी एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को किसी एक एंगल से ऊपर की ओर फेंका, ओके, विथ जब भी आप फेंक रहे हो तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो आप दोगे, आप कुछ तो फोर्स लगा रहे हो या फिर कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी उसे दे रहे हो, है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज once released in the space with some initial velocity and then moves under the effect of gravity alone, तो एक बार वेलोसिटी लगा के किसी भी एक एंगल से आपने फेंक दिया, लेकिन उसके बाद सिर्फ उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है हर पॉइंट पे, राइट। एग्जाम्पल कि जैसे आपने आप क्रिकेट खेल रहे हो, बाउंड्री लाइन से आपने बॉल फेंकी कीपर की तरफ, ठीक है, विकेट कीपर की तरफ, तो वो विकेट कीपर तक जाके वो गिरेगी ऑब्वियसली, राइट। आप कितना भी ऊपर फेंको नीचे गिर रही है, क्यों गिर रही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके तो पहले आपने इनिशियल वेलोसिटी लगाई, लेकिन थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द पाथ, उस पे हर एक पॉइंट पे एक ग्रेविटी उसे खींच रही है नीचे की तरफ, तो इसे ही बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ओके नाउ इसके क्या है कि एंगल क्या होनी चाहिए, 0 से 180 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। ऑब्वियसली जीरो एंगल फ्रॉम किसके रिस्पेक्ट में, जीरो, राइट, ग्राउंड से जीरो एंगल से 180 डिग्री एंगल के बीच में होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों, अगर 0 और 180 होगा तो क्या होगा, 0 यानी कि कोई एंगल ही नहीं बनी है ग्राउंड पे, ग्राउंड से कोई एंगल ही नहीं बनी है, तो मैं जस्ट रोल कर रहा हूं बॉल को ग्राउंड पे, है ना, तो उस पे तो कोई एंगल ही बनी नहीं है, तो उस पे कोई पाथ आएगा ही नहीं, हमेशा वो ग्राउंड से लगी हुई रहेगी। 180 डिग्री एंगल बने तो भी उल्टे डायरेक्शन में बन रही है, फिर मतलब कि वो भी फ्लैट है, ओके, जस्ट एक रेक्टिलिनियर मोशन जैसा हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या है कि एंगल जो होनी चाहिए वो 0 से 180 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। ओके नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसी क्या बात है, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन दोनों है। वही एग्जांपल लेते हैं फिर से, जैसे कि आपने बाउंड्री लाइन से बॉल को फेंका, तो बॉल दूर भी गई और ऊंची भी गई, है ना, दोनों तरफ का मोशन हो रहा है, ठीक है, दोनों तरफ मोशन होके बॉल आ रही है, ऐसे ही क्या ना, बॉल विकेट कीपर के पास। ओके तो हॉरिजॉन्टल मोशन भी है एंड वर्टिकल मोशन भी है, तो ये दोनों मोशन मिलके ही हमें क्या मिलेगा, प्रोजेक्टाइल। अभी इसकी पाथ कैसे होती है वो भी समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे स्टडी कर सकते हैं, उसका फिजिकल यूज कहां पे है। ओके तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन की पाथ होती है वो क्या होती है, पैराबोला जैसी होती है, पैराबोलिक पाथ होती है। When a particle is thrown obliquely near the earth surface, obliquely means किसी एक एंगल से अगर फेंका गया, okay, near the earth surface, it moves in a parabolic path. Condition क्या है, provided that the particle remain close to the surface of earth and air resistance is negligible. Okay, ये जो parabolic path है इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, बड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। See, so this is my friend Mr. K and he is throwing a basketball, ठीक है, ये शूट कर रहा बास्केटबॉल को, देखो आप प्रोजेक्टाइल मोशन का ये पाथ देखो कैसा गया, ये गया पाथ, है ना,
कोई एक इनिशियल वेलोसिटी सपोज u से फेंका गया उसे, ठीक है। फिर हर एक पॉइंट पे ये नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि एक एक पॉइंट पे इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना नीचे, तभी तो नीचे आ रही है। तो एक बार वो ऊपर गई, एक मैक्सिमम हाइट इसने रीच किया, ये देखो ये मैक्सिमम हाइट यहां तक पहुंचा, फिर ये नीचे की ओर आ रही है ना। तो ये क्या है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इसकी पाथ कैसी है, पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। अभी आगे एक और एग्जांपल देखेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के इस पैराबोलिक पाथ को स्टडी करते हैं कि इसकी वेलोसिटी कैसी है, ये कैसे एंगल मेंटेन कर रहा है, मैक्सिमम हाइट कब पहुंच रहा है। ओके, सारे चीज को देखते हैं। तो पहले उसके लिए एक और प्यारा सा एग्जांपल मैं लेके आया हूं आप सबके लिए। वो क्या है कि मैं एक वीडियो गेम खेल रहा था, उसमें मुझे ये एग्जांपल दिखा, राइट। तो सपोज ये एक टैंक है येलो वाली, और ये एक टैंक है रेड, ठीक है। तो इस टैंक से एक मिसाइल निकलती है जो कि इस टैंक को हिट करेगी, लेकिन जो पाथ मेंटेन कर रही है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की पाथ है। तो देखते हैं, यस देखो आप, बूम, है ना। तो इस टैंक से वो मिसाइल निकली, उस पे कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी जरूर दिया होगा, तो सपोज उसको मानते हैं u, ओके। तो ये जो पाथ मेंटेन किया ऐसा, ठीक है, एक हाइट पे पहुंचा, उसके बाद और ऊपर नहीं गया, वो नीचे आने लगी। तो एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, उसके बाद वो मिसाइल क्या हुई, धीरे धीरे नीचे आने लगी। तो इस हाइट को बोलते हैं, ग्राउंड से अगर देखें तो इस हाइट को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। जितना डिस्टेंस कवर किया यहां से लेके यहां तक, जितना डिस्टेंस कवर किया उसको कहते हैं हम क्या, रेंज, ओके। एंड हर एक पॉइंट पे देखो, ये जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, यहां पे अगर पार्टिकल को देखो तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, एक एक्स के अलोंग, एक वाई के अलोंग, ठीक है। तो उसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले आप एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। ये एंगल क्या मेंटेन किया इसने, तो सपोज इसने एंगल मेंटेन किया 57 डिग्री। तो 57 डिग्री के एंगल से u वेलोसिटी से फेंका गया, वो आके कुछ यहां पे हिट कर रही है। तो यही है प्रोजेक्टाइल मोशन की पाथ। इसको अच्छे से स्टडी करते विद द यूज ऑफ द प्रॉपर ग्राफ। तो हमारे पास है ये प्रॉपर ग्राफ, ठीक है। तो सपोज एक पार्टिकल को पॉइंट O से किसी एक एंगल से कोई एक इनिशियल वेलोसिटी देके फायर किया गया, तो उसने ये पाथ जो है कवर किया, ठीक है। तो यहां पे देखो कि सपोज उसे वेलोसिटी दी गई कितनी, u वेलोसिटी, ठीक है। अभी u वेलोसिटी जो है उसके दो कंपोनेंट्स है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों मोशन होती है ना। तो इसका वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा उसे हम लिखते हैं ऊपर, राइट। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, इसे लिखते हैं uy, एंड ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, जिसे लिखेंगे हम ux, ओके। अभी ये ux uy क्या है, तो uy जो है वो क्या है, u साइन थीटा, ऐसे ही तो लिखते हैं। थीटा के साथ जो जुड़ा हुआ है ये एक्सिस, उसे हम लिखते हैं ux, उसे लिखते हैं u cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गई वेलोसिटी की दो कंपोनेंट्स, ओके। तो ये क्या हुआ, मूव किया इस पॉइंट पे, देखो पॉइंट ए पे, पॉइंट ए के बाद इसका कोई वर्टिकल मोशन नहीं है ना, और ऊपर नहीं जा रही, ए तक ही ये फाइनल ऊपर तक गई है, उसके बाद ये ऊपर नहीं जा रही है। अगर ऊपर नहीं जा रही है तो हम कह सकते हैं कि इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 हो गई है एट पॉइंट ए पे। तो सिर्फ यहां पे क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, ठीक है। तो सपोज O से लेके A तक अगर पार्टिकल यहां पे है किसी एक पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसकी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं क्या, u cos थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट है जिसे हम कहेंगे u sin थीटा, ठीक है।
अभी नीचे की तरफ तो एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रही है, क्योंकि अर्थ तो ऑलवेज पुलिंग दिस पार्टिकल टुवर्ड्स इट, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक नीचे की तरफ है। इस पॉइंट पे क्या होती है, जैसे ही ए पे पहुंचती है, ए यानी कि मैक्सिमम हाइट एच, ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्यों, क्योंकि इसके बाद ये और ऊपर नहीं जा रही है, अभी ये नीचे आना स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ऊपर नहीं जा रही, तो u sin थीटा 0 हो जाएगा एट ए। सिर्फ रहेगा क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा एंड वन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब a से लेके x तक पहुंचने में ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये होती है कांस्टेंट, सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है ये ऑलवेज कांस्टेंट। सपोज पार्टिकल यहां पे पहुंची तो यहां पे भी u cos थीटा एंड g, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इनिशियल ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऐसे वैरी क्यों हो रहा है, ठीक है। तो y देखो जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, इससे क्या है, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रही, तो इसलिए धीरे धीरे जो वेलोसिटी है वो O से लेके A तक घटते जा रही है, एट A ये 0 हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, इसलिए u cos थीटा ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, राइट, कांस्टेंट होती है। और u sin थीटा एट 0 से लेके a तक ये धीरे धीरे डिक्रीज होती है, एंड एट a इट इज गोइंग टू बी 0, फाइन। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो थ्रू आउट इस पार्टिकल में लग रही है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट समझ में आया, ये है O से लेके जो x तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। जितना टाइम इसे लगा फ्रॉम O टू A उसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरा पाथ कवर करने में कितना टाइम उसे लगा। तो अभी ये रेंज, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, इसके सारे हम लाइक एक्सप्रेशंस हम देखेंगे आगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सप्रेशन हम निकालते, क्या होगी, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो पहले तो ये देखना है कि मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल है O, सपोज दिस इज द x पॉइंट और ये है पॉइंट A, इसे फेंका गया विद एंगल थीटा एंड u वेलोसिटी, तो ये कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा, ये कंपोनेंट है u sin थीटा। हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन का निकालना है एक्सप्रेशन। तो कहां से कहां तक पहुंची, 0 से लेके x तक पहुंची, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, x0, और सिंपली x माइनस x0 हमें निकालना है, ठीक है। इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या पता है हमें, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वही तो है ut, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का निकालने हैं तो कौन सा कंपोनेंट होगा, ux, तो uxt प्लस हाफ एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन t स्क्वायर। अभी आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई फोर्स नहीं लग रही है, एकदम सही, फोर्स नहीं लग रही है, तो फोर्स नहीं लग रही है तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि F इक्वल्स टू ma होता है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। तो ठीक है, x माइनस एक्स नॉट दैट इज x क्या है, ये डिस्टेंस, दैट इज, तो हम कैपिटल X लिखते हैं, x नॉट क्या है, ये वाली डिस्टेंस, वो है 0, ठीक है, ये पॉइंट पे 0 है, तो सिंपली वी कैन राइट x इक्वल्स टू ux, अभी ux तो है, क्या होती है ux, u cos थीटा t प्लस 0, क्योंकि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल इज 0, तो वी कैन सिंपली गेट एन एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू u cos थीटा t। यहां से आप t भी कैलकुलेट कर सकते हो, x बाई u cos थीटा, हो गया, यही था एक्सप्रेशन, राइट। एक्सप्रेशन ऑफ लाइक मोशन तो ये है x इक्वल्स टू u cos थीटा t, ठीक है, लेकिन t को अगर हम निकालना चाहिए तो x बाई u cos थीटा अलोंग
हॉरिजॉन्टल, ये हम बोल सकते हैं। मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज ये हाइट मूव किया y तक, यहां से शुरू हुआ 0 a b, अभी वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग हमें इसका मोशन निकालना, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो पहले तो सिंपली s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहां पे s क्या है, y माइनस वाई जीरो, दैट इज y माइनस वाई जीरो इक्वल्स टू ut, यानी कि वर्टिकल वाली वेलोसिटी, दैट इज u अलोंग y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, u क्या है ऊपर की ओर, u क्या होती है, u साइन थीटा, है ना, इस तरफ u कॉस थीटा होती है, दैट इज ux। ओके, सो u साइन थीटा इंटू t। अब t की वैल्यू हमें क्या पता चली, x बाई यू कॉस थीटा, अभी तो हमने किया था हॉरिजॉन्टल वाला, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए वाई क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में या फिर वर्टिकली जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, वो यहाँ पे g है, लेकिन वो नीचे की तरफ है, तो वी कैन राइट ए वाई एज माइनस जी, और फिर t का स्क्वायर यानी कि x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा, दिस वी विल गेट एज यू कैंसिल आउट, तो यहां से मिलता है x tan थीटा माइनस जी बाई 2x स्क्वायर बाई x बाई यू कॉस थीटा स्क्वायर। ये हमें मिल गया क्या, u जीरो, y जीरो, ये है जीरो, ठीक है, तो y माइनस वाई जीरो, तो ये हमें मिल गया इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अब हम जो देखेंगे वो क्या है, एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि सपोज एक पॉइंट है ओ ए बी, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया विथ सम वेलोसिटी u, अभी b तक पहुंचने में ये कितना टाइम ले रही है, इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और मैक्सिमम हाइट इसने कितना रीच किया उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं हम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ओके, तो लेट अस टाइम ऑफ फ्लाइट का निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे लिख सकते हैं, पहले O से लेके A तक कितना टाइम लगा उसको ऐड करेंगे, A से लेके B तक कितना टाइम लगा, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो एसेंट यानी कि TA प्लस TD टाइम ऑफ डिसेंट। अगर इसको मैं हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि नीट में तो सिंपली डेरिवेशंस तो कोई क्वेश्चंस नहीं आते, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर मैं डिराइव करके, तो इसका एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, राइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो क्या आएगी, h इक्वल्स टू, ये मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट। अभी मैक्सिमम हाइट आपको अगर निकालने कहा जाए तो आपको क्या जरूरत है, आपको सिर्फ जरूरत है वेलोसिटी की और कितने एंगल से फेंका गया वो। तो एंगल और वेलोसिटी, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है तो आप इस एक्सप्रेशन में पुट करके आप मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा ये आप निकाल सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं जब भी कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इसमें कोई भी एक्शन लेने से पहले ये सारे मेथड्स को यूज करते हैं। बस फर्क इतनी है कि हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किए हैं, राइट, बट वो एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो पहले तो हॉरिजॉन्टल रेंज की एक्सप्रेशन क्या होती है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि सपोज ये ए बी ए, तो ओ से लेके बी तक जाने में या फिर कितना डिस्टेंस इसने किया, दैट इज कॉल्ड
range of the projectile if it is thrown with an angle theta and with some initial velocity u. ओके, तो रेंज की जो एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा है ये, नॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 थीटा बाई जी, ये होती है रेंज की एक्सप्रेशन. अगर कभी कंफ्यूजन हो गया तो ये रेंज की एक्सप्रेशन आप सिंपली आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, ये मैं एक्सप्रेशन अगर डिराइव कर रहा हूं, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, दैट इज u cos थीटा, वो है वेलोसिटी. ठीक है, डिस्टेंस क्या होते हैं, स्पीड इनटू टाइम, कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट t, तो u cos थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट हमें क्या पता है, क्या होती है टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी. ठीक है, अभी अगर आप देखो तो आपको क्या मिलेगा, 2 sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा, यानी कि u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ये हो गई रेंज की एक्सप्रेशन. ठीक है, रेंज क्या है, जस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू द टाइम. ओके, बहुत ही सिंपल सा था. ओके, अभी एक चीज क्या नोटिस करने वाली बात है कि हमें हमारे पास है sin 2 थीटा. हम अगर रेंज हमें पता चले, या फिर अगर मैं मैक्सिमम रेंज निकालना चाहूं कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल है उसे मैं कितने एंगल से फेंकूं कि वो अपना मैक्सिमम रेंज कवर कर सके, राइट, ये सब भी प्रैक्टिकल यूजेस है इसके काफी. तो वो रेंज कैसे निकालूंगा, वो रेंज निकाल सकता हूं बाय पुटिंग थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री. ठीक है, दिस इज 45 डिग्री. जब थीटा को 45 डिग्री, यानी कि जो पार्टिकल आपके पास है उसे आप 45 डिग्री के एंगल से अगर आप फेंको, तभी उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी, मींस उसके मैक्सिमम दूर तक वो जा सकती है फॉर दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि थीटा जब 45 डिग्री हम पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1. तो रेंज हमारी जो होगी वो है u स्क्वायर बाई जी. दिस इज द मैक्सिमम रेंज व्हेन द थीटा इज केप्ट एट 45 डिग्री. नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट t. किसी भी एक, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हो रही है, ओके, किसी भी एक इंस्टेंट पे इसकी अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वो क्या होगी, vxi कैप प्लस vyj कैप. लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे कैसे, राइट, इसकी मैग्नीट्यूड की जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से दिखती है, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ugt साइन थीटा. ठीक है, अभी बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, एनर्जी इन द प्रोजेक्टाइल मोशन. तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एज द प्रोजेक्टाइल मूव्स अपवर्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. ओके, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट इस पार्ट से धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है तो इसकी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो घटते जा रही है. ठीक है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है. पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज लाइक mgh, राइट, हाइट पे डिपेंडेंट है. तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है. तो ये पॉइंट जहां पे इस प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट रीच किया, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी. उसके बाद क्या होगी, फिर धीरे धीरे हाइट घट रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी धीरे धीरे घटते जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी सपोज ओ बी ये रहा, ओ से लेके ए तक क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घट रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है. ठीक है, फिर से पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घट रही है. ओके, बट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो इन दोनों का जो सम है वो होता है टोटल एनर्जी, और ये रहता है कांस्टेंट. भले ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़े या काइनेटिक एनर्जी बढ़े, कुछ भी हो, बट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन. सो अब देखेंगे कुछ केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, जहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन को ग्राउंड से नहीं फेंका जा रहा है, किसी एक हाइट से फेंका जा रहा है. ओके, तो सपोज पहला केस जो हमारे पास है वो है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टावर.
तो कोई एक आदमी या फिर कोई भी वन पर्सन, वो क्या है, एक टावर के हाइट पे किसी खड़ा है, जिस टावर की हाइट जो है वो है h, ठीक है। अभी क्या कर रहा है ये, यहां से कोई एक प्रोजेक्टाइल फेंक रहा है, तो ऑब्वियसली नीचे की ओर फेंक रहा है, मींस ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जीरो एंगल बना के फेंक रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये भी क्या होगा, कुछ देर ऐसा गया फिर नीचे की ओर आएगा, यही तो पाथ होगी इसकी। तो इसके हम पहले इक्वेशन पाथ ऑफ मोशन निकालेंगे। क्या हो गए उसके एक्सप्रेशन, y इक्वल्स टू हाफ जी स्क्वायर बाई जी बाई यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, राइट, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। अभी इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, t इक्वल्स टू, उसको हम लिख सकते √2h बाई जी। इसकी रेंज जो होगी उसे हम लिखेंगे u इंटू √2h बाई जी, एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट एज u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ये तीन हो गए एक्सप्रेशंस, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन। यहां पे क्या नोटिस करने वाली बात है कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसकी जो एंगल है वो है 0 डिग्री, ठीक है। अब इस पे डिफरेंट केसेस भी देखेंगे। तो अगला जो हमारा केस है उसमें क्या कहा गया कि प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम अ टावर, किसी एक टावर से अगर कोई एक एंगल से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या होगी इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट और इसकी रेंज के हम एक्सप्रेशन देखेंगे। तो सपोज ये एक टावर जिसकी हाइट है h उस पे है और उसके ऊपर किसी एंगल से एलिवेट किया गया, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट नहीं है, मैक्सिमम हाइट क्या है, ये है। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे कि इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज की एक्सप्रेशन देखेंगे। तो पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, कौन सी टाइम ऑफ फ्लाइट, सपोज दिस इज O A B C D, ओके, एंड सपोज दिस इज P, ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टोटल O से लेके D तक आने में कितना टाइम, कितने देर ये हवा में रही, तो वो क्या होगी U साइन थीटा बाई जी, इसे हम लिखते हैं T, ऐसे लिख देंगे, ओके, T टाइम ऑफ फ्लाइट, U साइन थीटा बाई जी प्लस माइनस √U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। ये हो गई एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ कमिंग टू द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मैं लिखूं एक्सप्रेशन, तो इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि P से लेके D तक, ठीक है। तो PD ये क्या होगी, U cos थीटा T, ओके, ये T क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ रेंज एक होगा जो O से लेके B तक, मींस टावर के ऊपर वाली हाइट, एक बार उसे ऊपर फेंका गया फिर उसी लेवल में रीच करने में ये कितना टाइम, कितना रेंज इसने कवर किया, उस रेंज की क्या होती है एक्सप्रेशन, वो होगी सिंपली OB। अगर मैं लिखूं OB तो वो क्या होगी U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ओके। सो दीज आर दी एक्सप्रेशंस ऑफ दिस काइंड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ओके, नेक्स्ट एक और केस देखेंगे। तो अगला जो हमारा केस है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम ए टावर। तो हमने ये ऐसे तीन केस देखे, एक बार टावर के ऊपर से हॉरिजॉन्टली फेंका गया जहां पे एंगल 0 है, एक बार टावर के ऊपर से ऊपर की ओर फेंका गया, अभी जो तीसरा केस है वो टावर के ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है, ओके। तो पहले दो केसेस में हम एक बार, पहला वाला केस में हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे ली थी, दूसरे वाले केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे ली थी, ये तीसरा वाला केस है, ओके। नाउ इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, t इक्वल्स टू U
sin theta by g. So this will be minus u sin theta by g plus minus root under 4u square sin square theta plus 8gh by 2g. ओके, ये हो गए इसके एक्सप्रेशन। रेंज देख लेते हैं, रेंज की एक्सप्रेशन क्या होगी। रेंज मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट को रीच करने में कितना कितना डिस्टेंस इसने रीच किया, वो है रेंज। तो वो क्या हो जाएगी, u cos थीटा इंटू दिस टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट के एक्सप्रेशन आप पुट करोगे तो आपको इजीली रेंज मिल जाएगी। तो ये था रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो हमने 3 केसेस देखे फॉर डिफरेंट प्रोजेक्टाइल मोशंस।